नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस भौगोलिक भंवर के बीचों बीच उतरने वाले हैं जो जापान को लगातार हिलाकर रख देता है। हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर क्यों एक छोटा सा देश इतनी सारी भयंकर आपदाओं, भूकंप और सुनामी का सामना करने पर मजबूर है। आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया का एक खास हिस्सा बाकी जगहों के मुकाबले इतनी ज्यादा आफतों का शिकार होता है? ये कोई इत्तेफाक या बदकिस्मती नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक शानदार और उतना ही खतरनाक विज्ञान छिपा है। चलिए इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। तो इस चर्चा में हम शुरुआत करेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स से, फिर चलेंगे जापान के डेंजर जोन और सबडक्शन जोन की तरफ। उसके बाद बात होगी सुनामीज की और आखिर में देखेंगे इस सब से बचने के लिए इंसानों की कमाल की इंजीनियरिंग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, अर्थ्स शिफ्टिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। हम सबको लगता है ना कि जमीन एक ठोस सॉलिड चीज है, पर सच तो ये है कि हमारी धरती की ऊपरी सतह 16 बड़े टुकड़ों में बटी हुई है, बिल्कुल एक जायंट जिगसॉ पजल की तरह। और अर्थ के कोर से निकलने वाली गर्मी इन्हें लगातार धीरे धीरे खिसकाती रहती है। इन्हीं टुकड़ों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। क्रस्ट और अपर मैंटल से बनी ये प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं ना, तब आते हैं भूकंप। और जो देश इन प्लेट्स के बॉर्डर्स यानी सीमाओं पर होते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा झटके सहने पड़ते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, जापान का जियोलॉजिकल डेंजर जोन। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, जापान 1, 2 या 3 नहीं, पूरी 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स के इंटरसेक्शन पर बैठा है। पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये चारों प्लेट्स ठीक इस देश के नीचे आकर मिलती हैं। सोचिए कैसा डेंजर जोन बन जाता होगा वहां। और इन सब में पैसिफिक प्लेट सबसे ज्यादा अग्रेसिव है। इस प्लेट के बॉर्डर्स को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। पूरी दुनिया के करीब 90% भूकंप और 75% एक्टिव वोल्केनोज इसी रिंग के अंदर आते हैं। और जापान बिल्कुल इस आग के घेरे के बीचों बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो सबसे ज्यादा भयानक है, द डेंजरस सबडक्शन जोन। देखिए, प्लेट्स 3 तरह से आपस में इंटरैक्ट करती हैं। या तो वो डाइवर्जेंट बाउंड्री बनाती हैं जहां वो दूर जाती हैं, या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जहां एक दूसरे के बराबर से रगड़ खाती हुई निकलती हैं, या फिर एक दूसरे से टकराती हैं, जिसे कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। और ये जो आखिरी वाला टकराव है ना, ये सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। इस टकराव का एक बहुत ही खतरनाक रूप होता है जिसे सबडक्शन जोन कहते हैं। होता क्या है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ठीक नीचे दबकर धरती के गहरे मैंटल में धंसने लगती है। इससे समुद्र के नीचे बनती हैं बेहद गहरी खाइयां, और यहीं से शुरू होती है पानी के अंदर सबसे बड़ी आफत, जो हमें लाता है हमारे चौथे हिस्से पर, ट्रेंचेस और हार्बर वेव्स। अगर हम आम कोस्टलाइंस यानी समुद्री तटों की बात करें तो वो काफी शैलो होते हैं, लेकिन जापान के ठीक ईस्ट में जो जापान ट्रेंच है, उसकी गहराई 8.4 किलोमीटर्स है। कमाल की बात यह है कि ये दुनिया की सबसे गहरी मरियाना ट्रेंच के काफी करीब है गहराई में, और जमीन से इसकी दूरी बहुत ही कम है। अब इस चेन रिएक्शन को ध्यान से समझिएगा। अंडर वाटर प्लेट्स सबडक्शन जोन में अचानक खिसकती हैं। उस गहरी ट्रेंच का पानी एक झटके से हिलता है, और क्योंकि तट बहुत करीब है, इन बड़ी लहरों को किनारे तक आने में वक्त ही नहीं लगता। वार्निंग देने तक का मौका नहीं मिल पाता और एक विशालकाय लहर तट से आ टकराती है। और इन्हीं विशालकाय लहरों को हम सुनामी कहते हैं। ये वर्ड एक्चुअली जापानी भाषा से ही आया है। त्सू का मतलब है हार्बर और नामी का मतलब है लहर। उन्होंने इतनी बार इस तबाही का सामना किया है कि आज पूरी दुनिया इस नेचुरल डिजास्टर को बयान करने के लिए इसी जापानी शब्द का इस्तेमाल करती है। तो इस सब के बाद सवाल उठता है, क्या इंसानों ने इसके आगे हार मान ली? बिल्कुल नहीं। आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, इंजीनियरिंग अगेंस्ट द अर्थ। जापान ने इससे बचने के लिए अपनी इमारतों के लिए कुछ बहुत ही सख्त स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। पहला है ताइशिन, जिसमें दीवारों की एक मिनिमम मोटाई निश्चित की जाती है। दूसरा है सेशन, जहां फाउंडेशन के नीचे डैम्पर्स और रबर मैट्स लगाए जाते हैं। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग है मेंशन। इसमें बिल्डिंग के बेस में लेड, स्टील और रबर लगाया जाता है, जिससे बिल्डिंग ग्राउंड से कंप्लीटली अलग हो जाती है। जमीन हिलती रहेगी पर इमारत बिल्कुल स्टेबल रहेगी। और इस इंजीनियरिंग का नतीजा वाकई चौंका देने वाला है।
2011 में जब जापान में 9.0 मैग्नीट्यूड का इतना भयानक भूकंप आया था, तब मेंशन टेक्नोलॉजी से बनी टोक्यो स्काईट्री जैसी बिल्डिंग्स पर एक खरोच तक नहीं आई। मतलब सही विज्ञान की मदद से ऐसी विशालकाय टेक्टोनिक फोर्सेस को भी नाकाम किया जा सकता है। भूकंप के अलावा सुनामी से निपटने के लिए भी बड़े पैमाने पर कोशिशें की गई हैं। लहरों का वेग कम करने के लिए सुनामी कंट्रोल फॉरेस्ट लगाए गए, ऊंचे इवैक्यूएशन टावर्स और पत्थरों के महंगे कोस्टल डाइक्स बनाए गए। यहां तक कि उनकी 22,000 मील लंबी कोस्टलाइन के 40% हिस्से पर मैसिव कंक्रीट वॉल्स खड़ी कर दी गई हैं। हालांकि सच तो यह है कि नेचर की इतनी बड़ी ताकत के सामने ये दीवारें हमेशा रोक नहीं पाती। तो इस सब के बाद अब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स तो धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकती ही रहेंगे, धरती रुकने वाली नहीं है। ऐसी स्थिति में अगली बड़ी आफत से बचने के लिए इंसानों को और किस तरह के नए इंजीनियरिंग चमत्कार करने पड़ेंगे? हमारी ये चर्चा आज यहीं खत्म होती है, लेकिन ये सवाल हमें और आपको सोचने पर मजबूर जरूर करता है। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।